In this class, we will understand the basics of wave optics. In general, जो आपकी light है, light होती क्या है? It is a form of energy. Light is a form of energy which gives you the sensation of vision, which gives the sensation of vision to human eye. सो बेसिकली अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, सो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने में से लाइट रेज एमिट करता है, एक एनर्जी एमिट करता है. वो एनर्जीज आपकी ह्यूमन आई पे जब इंटरसेप्ट होती है तो आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. सो लाइट के दो नेचर हैं. जितने भी लाइट एनर्जी ने अलग अलग फिनोमेना दिखाए, वो फिनोमेना हम दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज योर पार्टिकल नेचर. फर्स्ट वन इज योर पार्टिकल नेचर एंड अनदर वन इज द वेव नेचर. दूसरा क्या है? वेव नेचर. पार्टिकल नेचर was the theory of particle nature was provided by Newton, where he assumed that the light travels in the form of stream of particle. जो आपकी लाइट जो है ना, it travels in a stream of particle. बेसिकली पार्टिकल नेचर जो उसने दिखाया, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल. और इन पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया? विच वर नोन एज कॉर्पस्कल्स. सो कॉर्पस्कल्स क्या है? आपके स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल. एक पार्टिकल की लाइन, कंटिन्यूस लाइन जो है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स या कॉर्पस्कल्स, जिसकी वजह से न्यूटन्स की थ्योरी को कहा जाता है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर theory. This theory was given in the year 1675. Using the Newton's corpuscular theory, you will demonstrate different experiments related to reflection. कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो बेसिकली आपके किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स को जो हमने प्रूव किया, वो किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. नाउ द अदर थ्योरी इज योर रिलेटेड टू द नेचर ऑफ लाइट विच इज बिहेविंग एज अ वेव. जब हमारी लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर ना दिखा के अगर वेव नेचर दिखाए तो वो कहलाएगी हमारी वेव थ्योरी. दिस वेव थ्योरी वॉज प्रोवाइडेड बाय हाइगन्स. ये जो हमारी वेव थ्योरी है, ये किसने दी थी? हाइगन्स ने दी थी, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं हाइगन्स वेव थ्योरी. क्या नाम लेंगे हम? हाइगन्स वेव थ्योरी. हाइगन्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा दैट एवरी लाइट सोर्स, जो भी आपका लाइट सोर्स है, एवरी लाइट सोर्स produces some disturbance in the medium surrounding it. Some disturbance in surrounding medium which propagates with the speed of light in the given medium. Which propagates with speed of light in given medium. जो आपका सोर्स है जहाँ से आपकी लाइट एमिट हो रही है, वो सोर्स अपने सराउंडिंग मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा. जनरली ये डिस्टर्बेंस वेव नेचर की होती है. वो कैसी होती है? वेव नेचर की होती है, जिसकी वजह से हमने बोला कि जो हमारी लाइट है उसके पास पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी है. पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी है. वेव नेचर के बेसिस पे यू डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू इंटरफेरेंस. हाइगन्स की जो वेव थ्योरी है, इसके बेसिस पे आप इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इस तरीके की कुछ
दूसरे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको प्रूव करते हैं। सो हाइगन्स वेव थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। हाइगन्स कंसिडर्ड दैट अ पॉइंट सोर्स और एनी लीनियर सोर्स और एनी थ्री डायमेंशनल सोर्स चाहे कैसा भी हो, इट इज एमिटिंग सम डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग मीडियम। ये जो डिस्टर्बेंस है, इन डिस्टर्बेंस का इन्होंने नाम दिया वेव फ्रंट्स। इन डिस्टर्बेंसेस का इन्होंने नाम क्या दिया? वेव फ्रंट्स। सो हम बात करेंगे वेव फ्रंट्स ऑफ अ लाइट बीम। वेव फ्रंट ऑफ लाइट बीम। बीम का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ रेज। बीम का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ रेज। सो इसके जो वेव फ्रंट्स हैं, वेव फ्रंट का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। वेव फ्रंट का इंडिविजुअली अगर हम मीनिंग देखें तो ये क्या है? इट इज लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स which are vibrating in the same phase, in the same phase। सिंस जो आपकी लाइट रे है उसके साथ साथ वेव भी था, अगर वेव था तो वेव का कुछ फेज रहा होगा। सो वो सारे के सारे पॉइंट्स जिनका सेम फेज है, अगर आप उन सभी सेम फेज वाले पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो जो आपका एनवेलप बनेगा, उस एनवेलप को हम क्या नाम देंगे? वेव फ्रंट। एनवेलप को हम क्या नाम देंगे? वेव फ्रंट। ठीक है। सो दीज वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। जो भी आपकी लाइट रे जो जा रही है ना, हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा आपका वेव फ्रंट। सो वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर टू लाइट रे। हमारे पास जनरली 3 टाइप के वेव फ्रंट्स मिलते हैं। अगर आपका पॉइंट सोर्स है, कैसा सोर्स है? पॉइंट सोर्स, जैसा हम फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं। सो ऐसे पॉइंट सोर्स की वजह से जितने भी आपके वेव फ्रंट्स बनेंगे वो बनेंगे स्फेरिकल। कैसे बनेंगे? स्फेरिकल। और जैसे जैसे ये वेव फ्रंट्स हमारे स्पेस में बढ़ते जाएंगे, पहले एक ऐसा वेव फ्रंट बनेगा, ये स्फीयर है। फिर दूसरा वेव फ्रंट कुछ देर बाद ये ब्लैक वाले एनवेलप का बनेगा। समझ में आया? वेव फ्रंट्स हमारे धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाएंगे। सो यहाँ पे जो भी आपकी लाइट रे है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जितनी भी आपकी लाइट रेस जो मैं ब्राउन कलर से शो कर रहा हूँ, ये सारी लाइट रेस हमारे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि ये लाइट रेस रेडियल डायरेक्शन में है। सो इफ यू कंसिडर दिस वन योर वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट के अगर आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो जो आपकी लाइट रे हैं वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। सो पॉइंट सोर्स से जैसे जो भी आपके वेव फ्रंट्स बनते हैं वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं। सिमिलरली अगर आपका सोर्स लीनियर सोर्स है, जैसे यहाँ पे मैंने पिंक कलर वाली लाइन से दिखाया, ये वाला जो है आपका, ये क्या है? लीनियर सोर्स। दिस वन इज योर लीनियर सोर्स। तो लीनियर सोर्स से जो वेव फ्रंट बनते हैं वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स होते हैं। कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। एंड फॉर इन्फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स और द लीनियर सोर्स, अगर मैं इन्फिनिट डिस्टेंस की बात करूंगा तो जितनी भी मेरी लाइट रेज हैं वो क्या हो गई होंगी? आपस में पैरेलल हो गई होंगी एक दूसरे के। सो फॉर सच पैरेलल लाइट रेज जो वेव फ्रंट्स विल बी प्लेनर। वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे? प्लेनर। जैसा आप इस वाले फिगर में देख सकते हैं, ये रेड कलर का जो प्लेन जो बनेगा, ये प्लेन हमेशा आपकी लाइट रे की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। सो दिस विल बी योर प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है। अब जो भी हमारे पास वेव फ्रंट्स हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे पॉइंट सोर्स अगर आपका रहा तो उसके लिए आपका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल नेचर का। और वहाँ पे जो आपका एम्पलीट्यूड जो है, वेव होगी तो उसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा। दैट एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच यू आर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड। जैसे जैसे आप पॉइंट सोर्स से दूर जाते रहोगे वैसे वैसे आपका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एंड यू नो फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ waves that intensity of any wave is directly proportional to square of the amplitude. It is directly proportional to square of the amplitude. So the intensity of light ray, the intensity of light wave as distance increases will be inversely proportional to r square, where r is the radius of the point from the point source. जिस भी पॉइंट पे आप अपनी इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो उसका सोर्स से जितना डिस्टेंस है
उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा आपका इंटेंसिटी। किस केस में? जब आपका लाइट सोर्स क्या है? पॉइंट सोर्स। सिमिलरली अगर आपका लीनियर सोर्स है तो उस केस में आपकी इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रहेगा। और अगर हम इन्फिनिट डिस्टेंस की बात करें, जो भी हमारा सोर्स है उसे इन्फिनिट डिस्टेंस की बात करें, जहाँ पे हमारी सारी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं, तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड एज वेल एज इंटेंसिटी विल बिकम कांस्टेंट। सो मूविंग फॉरवर्ड विल सी हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स जो थे उन्होंने अपनी वेव थ्योरी के लिए कुछ प्रिंसिपल्स डिफाइन किए विच आर नोन एज हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ वेव फ्रंट। सो दीज आर हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि जो भी हमारा पॉइंट सोर्स है, जैसे यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, सो एक पॉइंट सोर्स 3 डायमेंशनली स्फेरिकल डायरेक्शन में लाइट रेज एमिट करेगा। एक पॉइंट सोर्स 3 डायमेंशनल स्फेरिकल डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रेज एमिट करेगा। सो दीज आर द लाइट रेज विच आर एमिटिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। परपेंडिकुलर टू दीज लाइट रेज यू विल गेट द वेव फ्रंट। जो हमारी लाइट रे है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगी? वेव फ्रंट। सो इस तरीके से आप हर जगह अपनी लाइट रेज बनाएंगे और इन लाइट रेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप क्या ड्रॉ करेंगे? वेव फ्रंट। सो वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? सर्कुलर नेचर के। वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे? सर्कुलर नेचर के। और ये जो सर्कल का रेडियस है ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब जो भी आपको वेव फ्रंट जो मिला है, से फॉर एग्जांपल मैं ये रेड कलर वाला वेव फ्रंट लेता हूँ। सो ये वेव फ्रंट का जो डिस्टेंस जो है, वेव फ्रंट का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, इट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। सो ऑन दिस रेड कलर्ड वेव फ्रंट आई हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। सो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, चाहे आप कोई भी वेव फ्रंट लो, हर वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट है, दैट पॉइंट will act as a source of fresh wave fronts। वो अपनी खुद की वेव फ्रंट्स बनाएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास ब्लू कलर का एक पॉइंट है, ये अपनी वेव फ्रंट्स बनाएगा। ब्लैक कलर का एक पॉइंट है, ये अपनी वेव फ्रंट्स बनाएगा। पिंक कलर वाला जो पॉइंट है ये अपनी वेव फ्रंट्स बनाएगा। सिमिलरली जो डार्क ग्रीन कलर का पॉइंट है ये अपनी वेव फ्रंट्स बनाएगा। एंड लास्टली अगेन जो रेड कलर वाला पॉइंट है ये अपनी वेव फ्रंट्स बनाएगा। ठीक है। अब जो भी ये वेव फ्रंट बनाएगा, जैसे अगर हम ब्लू वाले सोर्स की बात करें तो इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? ऐसा सर्कुलर। अगर हम ब्लैक वाले पॉइंट से बात करें तो ये अपना वेव फ्रंट बना रहे, पिंक कलर वाला अपना वेव फ्रंट बना रहे। सो हर एक पॉइंट जो भी आपका वेव फ्रंट पे था वो एक्ट करेगा एज अ फ्रेश सोर्स। तो जो पहले वाला जो हमारा वेव फ्रंट है उसको हम नाम देंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। इसको क्या नाम देंगे? प्राइमरी वेव फ्रंट। जितने भी मैंने पॉइंट ड्रॉ किए हैं जो एज अ फ्रेश सोर्स बिहेव करें, दीज विल बी नोन एज सेकेंडरी सोर्सेस। दीज विल बी नोन एज योर सेकेंडरी सोर्सेस। जो सेकेंडरी सोर्सेस से जो खुद जो वेव फ्रंट बने, सेकेंडरी सोर्सेस से जितने भी वेव फ्रंट बने उनको आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी वेवलेट्स। उनको हमने क्या नाम दिया? सेकेंडरी वेवलेट्स। Now, if you will make a tangent to each and every of these wavelets and join them, जितने भी हमारे वेवलेट्स हैं उन सभी को अगर हम ज्वाइन करके एक अपना एनवलप बनाए जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जो हमारी लाइट रे की डायरेक्शन में है, जैसा ये वाला, इसको हम नाम देंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसको हमने क्या नाम दिया? सेकेंडरी वेव फ्रंट। कौन से वाले को? जो आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो ज्वाइन जो किए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो आप ज्वाइन करके जो अपना वेव फ्रंट जो बनाएंगे, दिस विल बी नोन एज योर सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ में आया? हमेशा फॉरवर्ड एनवलप को बनाएंगे, बैकवर्ड एनवलप को नहीं। सो आपके पास प्राइमरी वेव फ्रंट बनेगा। प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो सारे सारे बिहेव करेंगे एज अ फ्रेश सोर्स, और इन सभी पॉइंट्स को हम बोलेंगे सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज अपने खुद की वेव फ्रंट बनाएंगे जो कहलाएंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। और इन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स के फॉरवर्ड वाले पॉइंट से अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सो वो टेंजेंट की डायरेक्शन आपको क्या देगी? सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ में आया? सो दिस इज हाइगन्स थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस सी द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।
सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे हर जगह हमारे अपने डायग्राम में रे को हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन आप सबको याद क्या रखना है कि रे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, वेव्स हैं। रे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, वेव फ्रंट्स हैं या वेव हैं। तो जहाँ पे हमारी दो वेव्स आके आपस में इंटरफेयर कर रही है, जहाँ पे दो रेज आके हमारी इंटरफेयर कर रही है, वहाँ पे हमारा इंटरफेरेंस होगा। बेसिकली दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ लाइट रे। सुपर पोजिशन ऑफ लाइट रे का मतलब क्या होता है, सुपर पोजिशन of light rays. Let us consider that you have one wave which is moving in the given medium like this. This is your source one. ये पहले सोर्स है, हमारी ऐसी वेव्स निकली है। और जो दूसरा सोर्स है, say for example it is located over here, और यहाँ से जो वेव्स निकली हैं वो वेव्स ऐसी हैं। It is moving in this direction. So both the sources are themselves a source. अगर मैं ग्रीन वाले पॉइंट पे देखूँ तो यहाँ पे जो मेरे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। और अगर मैं ब्लू वाली रे पे देखूँ तो वहाँ पे जो मेरा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसी दूसरी डायरेक्शन में होगा। लेट द डिस्प्लेसमेंट इज शोन बाय y1 एंड द अदर डिस्प्लेसमेंट इज शोन बाय y2. सो द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विच इज एट द इंटरफेरेंस ऑफ दीज टू रेज, जो हमारे इन दोनों रेस के इंटरफेरेंस पॉइंट पे है, ये रेड कलर वाला जो पॉइंट जो हमारा बनेगा, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल रेस. सो यू विल से द नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी गिवन बाय द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर. और अगर इसी टाइप से हमारी बहुत सारे सोर्सेज हैं और हर सोर्स से इसके खुद के रेज अगर आ रही हैं, तो वहाँ पे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है डेट विल बी गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल ऑफ देम. नाउ इफ यू विल कंसिडर दैट द गिवन टू सोर्सेज आर कोहेरेंट सोर्सेज, जो भी हमारे दो सोर्सेज जो हैं वो कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्सेज. सो विल राइट डाउन व्हेन टू कोहेरेंट सोर्सेज कौन से सोर्सेज हैं, ये लाइट के सोर्सेज हैं. When two coherent light sources superpose at given point, they superpose at a given point, the resultant intensity of light at that point is different from sum of the two intensities of the individual wave, from sum of the individual intensity of given two sources. So this modification of the intensity of the resultant wave, this modification in light intensity at the given point of superposition, at the given point of superposition of coherent sources is called interference of light. It is called interference of light. So मतलब क्या है इस पूरे का कि जहाँ पे हमारी दो लाइट रेस आके सुपरपोज हुई, से फॉर एग्जांपल कौन से पॉइंट पे आके सुपरपोज हुई, ये येलो वाले पॉइंट पे सुपरपोज हुई. सो इस येलो वाले पॉइंट की अगर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर देखें, सो दैट रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल नॉट बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटेंसिटीज. मतलब आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई. सो
जो रीज़न हुआ जिसकी वजह से आपकी लाइट रेज का इंटेंसिटी चेंज हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इंटरफेरेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ सुपरपोजिशन. और वो स्पेशल केस क्या है? जब आपकी लाइट रेज कोहेरेंट सोर्सेज होंगी. जो आपकी गिवन लाइट रेज जो हैं वो कैसी होंगी? कोहेरेंट सोर्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोहेरेंट सोर्स ओवर हियर? जो हमने यहाँ पे भी लिखा कोहेरेंट सोर्स, दैट द टू लाइट रेज मस्ट बी हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस. जो दो आपके लाइट रेज हैं उनका जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए? हमेशा कांस्टेंट. देन यू विल से दैट द गिवन सोर्सेज आर कोहेरेंट सोर्सेज. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज? They maintain a constant phase between them, or you may say the phase difference is constant. वो वेरी नहीं कर रहा टाइम के साथ. तो आप बोलेंगे कि आपका जो फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन है वो क्या है? इंटरफेरेंस. वो क्या है? इंटरफेरेंस. सो लेट अस सी, अगर हमारे पास दो सोर्सेज हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा और एम्पलीट्यूड है A1 और A2. एम्पलीट्यूड है A1 और A2. सो लेट द फर्स्ट वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, और जो दूसरी वेव है दैट इज गिवन बाय A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5. साइन ओमेगा टी प्लस 5, where A1 or A2 are the amplitude of the respective wave and omega is the frequency of the given two waves. सो कोहेरेंट सोर्सेज के लिए सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, और दूसरा दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम होनी चाहिए. जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होनी चाहिए? सेम. सो दे शुड बी हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ऑल्सो. सो कोहेरेंट सोर्सेज की जब ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी तो हम बोलेंगे कि हमारा सुपरपोजिशन जो है वो किस टाइप का है? इंटरफेरेंस. सुपरपोजिशन किस टाइप का है? इंटरफेरेंस. सो एट द पॉइंट ऑफ at the point of interference या point of superposition. सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? कि एक ही पॉइंट पे दो या दो से ज़्यादा रेज साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है. सो एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बोलो या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव बोल लो. द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज कितना होगा? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y. सो डेट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2. सो पुटिंग द इंडिविजुअल वैल्यूज यू विल गेट y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5. नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ साइन A प्लस B you will write sin A cos B plus cos A sin B, and this will be multiplied by A2 plus A1 sin omega t will give you y. अगर हम इसको पूरे के पूरे को ओपन करें और देखो साइन ओमेगा टी हमारे पास एक यहाँ से आएगा और साइन ओमेगा टी एक हमारे पास यहाँ से आएगा. सो दोनों में से साइन ओमेगा टी को भी अगर कांस्टेंट ले लें सो यू विल गेट A1 प्लस A2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी, और एक आपके पास टर्म आएगी यहाँ पर A2 को आपने क्लब किया साइन फाई के साथ. A2 को क्लब किया किसके साथ? साइन फाई के साथ. तो आपके पास रह क्या जाएगा उधर? कॉस ओमेगा टी. सो उसको लिख लेंगे प्लस A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी. अब देखो A1 प्लस A2 कॉस फाई जो हमारे पास टर्म आया, A1 प्लस A2 कॉस फाई का जो टर्म जो आया उसको हम लिख लेते हैं. इस टर्म को तो हमने लिख लिया आर कॉस थीटा. इस टर्म को हम मान लेते हैं आर कॉस थीटा. और इस टर्म को हम मान लेते हैं आर साइन थीटा. सो आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? y इज इक्वल टू आर कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी. दोनों टर्म्स में से आर को भी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या टर्म आएगी? कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा
cos ओमेगा टी। अब यहाँ पे अगर आप आइडेंटिटी देखेंगे देन अगेन इट इज द आइडेंटिटी ऑफ साइन ए प्लस बी। सो नेट डिस्प्लेसमेंट एट द गिवन पॉइंट विल बी गिवन बाय आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, where the phase has now changed by an amount of theta and y is the resultant amplitude of the given point. R is the resultant amplitude of the given point. So here the term R represents resultant oscillation amplitude, resultant oscillation amplitude at the point of superposition. थीटा ने क्या शो किया आपको? थीटा इज द नेट फेज, थीटा इज द नेट फेज ऑफ द गिवन पॉइंट। सो अगर हमें रिजल्टेंट ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने ऊपर देखो आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी एज्यूम की थी, a1 प्लस a2 कॉस फाइव, और आर साइन थीटा कितना था, a2 साइन फाइव। आर कॉस थीटा वॉज इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाइव, और आर साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, a2 साइन फाइव। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दूँ, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करूँ तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट आर स्क्वायर cos square theta plus r square sin square theta should be equal to a1 plus a2 cos phi to the whole square plus a2 sin phi to the whole square. On the left hand side you will take common r square value, so you will get sin square theta plus cos square theta, and on the right hand side if you will simplify you will get a1 square plus a2 square cos square phi प्लस 2a1 a2 cos फाइव प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब देखो जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बन जाएंगे, 1, एज वेल एज ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, दोनों की ही कोफिशिएंट्स क्या है, a2 स्क्वायर। तो a2 स्क्वायर अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। So you will be left with r square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi, and you will write that the resultant amplitude will be given by under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi। ये आपका क्या मिलेगा, resultant amplitude. This will be your resultant amplitude. एंड इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द फेज ऑल्सो, सो जो हमने दो इक्वेशन जो यहाँ पे लिखे हैं आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे सो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा विल गिव यू टेन थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू a2 साइन फाइव, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव। r and r will cancel out on the left hand side, sin theta upon cos theta will be tan theta, so theta will be equal to tan inverse of a2 sin phi divided by a1 plus a2 cos phi. So this will be the net phase of the resultant wave. Resultant wave का हमें net phase जो मिला वो कितना मिला, tan inverse of a2 sin phi upon a1 plus a2 cos phi. In the case if both the rays are having the same amplitude, अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए, या उस केस को निकालने से पहले हम एक बार अपना इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सो लेट अस नाउ राइट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। नाउ यू एज यू नो दैट द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. So using this formula you will say that resultant intensity is equal to I1 plus I2
I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 cos phi. दिस विल बी योर रिजल्टेंट इंटेंसिटी. करना कुछ नहीं है, सिर्फ ए स्क्वायर की जगह आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, आई. तो अगर आपकी पहली रे जो है उसका अगर एम्पलीट्यूड A1 था तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, अंडर रूट I1. सो जहाँ पे हमारे पास A1 स्क्वायर आया, क्या आया, A1 स्क्वायर, तो उसकी जगह क्या लिखा हमने, I1. जहाँ पे A1 था उसकी जगह क्या लिखा, अंडर रूट I1. ठीक है. सो इस तरीके से हमें अपने गिवन पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी पता चल गई. Now we'll see the case if the resultant intensity or the resultant amplitude is maximum. So this is your first case, case 1, where your resultant intensity and amplitude दोनों में से कोई भी, अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी क्या आएगी, मैक्सिमम. इज मैक्सिमम. ये मैक्सिमम कब होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब आपका cos फाई अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा. cos फाई किस वैल्यू पे होगा, मैक्सिमम वैल्यू पे. cos फाई अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा. cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, +1. cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, +1. और ये वैल्यू कौन कौन सी फाई की वैल्यूज पे होंगी, व्हेन फाई इज इक्वल टू ईदर 0, 2 पाई, 4 पाई, और इस तरीके की सारी हमारी इवन वैल्यूज पे क्या होंगी, cos फाई की वैल्यू +1 आएगी, जिसकी वजह से आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी या फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों ही क्या आएंगे, मैक्सिमम. सो इन जनरल व्हेन द वैल्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू 2n पाई, व्हेन द वैल्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू 2n पाई, then you will get a maximum amplitude and the maximum resultant intensity. This is known as constructive interference. इसको हम बोलते हैं constructive interference. बात समझ में आई, ठीक है. और जब हमारा फाई जो है वो 2n पाई के फेज डिफरेंस पे जब भी आपका होगा तो हम बोलेंगे कि दोनों वेव्स सेम फेज में है. दोनों वेव्स किस में है, सेम फेज में. So this condition is also known as same phase. So in such case जो आपकी दो वेव्स हैं दोनों का क्रेस्ट या तो एक दूसरे के साथ सुपरपोज करेगा या दोनों का ट्रफ एक दूसरे का सुपरपोज करेगा. क्रेस्ट मतलब आपकी गिवन वेव का टॉप मोस्ट पॉइंट और ट्रफ मतलब गिवन वेव का लोएस्ट मोस्ट पॉइंट. तो जब दोनों हाईएस्ट पॉइंट साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पे प्रेजेंट होंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी वहाँ पे क्या मिलेगा, दोनों का इंडिविजुअल सम. सो वो आपके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से भी ज़्यादा आएगा. समझ में आया. सो दिस इज द फर्स्ट केस इन विच द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. नो इन द सेकेंड केस व्हेन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी और द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मिनिमम. दिस इज योर केस 2 व्हेन ईदर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी और द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मिनिमम. मिनिमम कब होगा, अगेन देखो जब आपके cos फाई की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी. जब cos फाई की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम. cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1. cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1. और वो -1 वैल्यूज कब कब होंगी, एट एवरी ऑड वैल्यू ऑफ फाई. मतलब फाई की वैल्यू कितनी हो, 2n + 1 इंटू पाई, 2n + 1 इंटू पाई. सो इन ऑल दीज केसेस कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, जैसे यहाँ पे पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन. फॉर ऑल दीज केसेस द वैल्यू ऑफ पाई विल बी -1. सो दिस कंडीशन इज नोन एज योर ऑपोजिट फेज. इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट फेज. एंड सिंस आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड जो है वो मिनिमम आया है इसलिए हम इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. क्या नाम लेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का. ठीक है. एंड सिंस डिस्ट्रक्टिव थी इसलिए हमने ऑपोजिट फेज भी इसको बोला. नाउ इन द केस वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द वेव्स आर सेम, द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द वेव्स आर सेम और इक्वल. सो दिस इज योर केस नंबर 3. इफ A1 इज इक्वल टू A2 और वो A के बराबर हो जाए. सो इन सच ए केस जो इंटेंसिटी है दोनों वेव्स की वो भी क्या हो जाएगी, सेम. सो लेट इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव विच इज इक्वल टू I. सो इन सच ए केस what you will say that
सिंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आती है आई आर, वो कितनी आती है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 रूट I2 इंटू कॉस फाई. आओ वैल्यू पुट करो. सो इट विल बी I प्लस 2 रूट I इंटू कॉस फाई. This will be the value of resultant intensity. And if we'll see, so this will be 2I. Root I multiplied by root I will again be 2I into cos phi. दोनों टर्म्स में से 2I कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस फाई. 1 प्लस कॉस फाई. कॉस 2 फाई की वैल्यू कितनी होती है? वट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 2 फाई? इट इज साइन 2 फाई की अगर हम वैल्यू देखें, साइन 2 फाई की अगर मैं वैल्यू देखूं या कॉस 2 फाई को ही देखते हैं, सो इट इज ईदर कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, और इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई और 2 कॉस स्क्वायर फाई माइनस 1. So using the third relation you may write 1 plus cos 2 phi is equal to 2 cos square phi. अगर यहाँ पे आपके पास डबल एंगल था मतलब cos 2 phi था, तो आपके पास राइट हैंड साइड में कितना बचा? फाई बचा. राइट हैंड साइड में क्या बचा? फाई. सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 प्लस cos phi, 2 phi को मैंने किससे रिप्लेस किया? फाई से. सो हम राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? फाई को किससे रिप्लेस करेंगे? 5/2 से. ठीक है. सो 1 प्लस कॉस फाई की वैल्यू कितनी आएगी? 2 कॉस स्क्वायर 5/2. इस रिलेशन को यहाँ पे पुट अगर हम करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आएगी? दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 4I कॉस स्क्वायर 5/2. दिस विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी व्हेन द टू वेव्स आर हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड देयरफॉर द सेम इंटेंसिटी ऑल्सो. समझ में आया? सो दिस विल द रिजल्टेंट इंटेंसिटी. अब इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी को अगर हम मैक्सिमम करें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर हमारी मैक्सिमम हुई इन सच अ केस व्हेन द टू waves are having the same amplitude. So if given two sources have same amplitude, so in that case the resultant intensity will be equal to how much? 4I cos square 5/2. अब हमारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो फेज डिफरेंस था फाई, उसकी जनरल वैल्यू क्या थी? 2n पाई. उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो और n की अलग अलग वैल्यूज क्या हो सकती हैं? ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज 0, 1, 2 एंड सो ऑन. सो इन दैट केस the resultant intensity which will be the maximum will become equal to 4I. कितना आएगा वो? 4I के बराबर. और अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, so in the case of destructive interference you will say that the general values of phi are 2n plus 1 into pi, where the values of n may vary from 0, 1, 2 and so on. इन सभी वैल्यूज को जब मैं सेम रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फॉर्मूले में पुट करूंगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम कितनी आएगी? 0. मिनिमम कितनी आएगी? 0. ये कब होगा? जब आपकी दोनों रेस का ही एम्पलीट्यूड या दोनों रेस की इंटेंसिटी क्या है? सेम. जो हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास इन जनरल जब दोनों रेस का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लेट अस पुट a page over here. सो इन दोनों ही केसेस में साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम कितनी आएगी. इन द फर्स्ट केस हैविंग द मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी और द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आती है? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi. cos phi की वैल्यू में हम phi की वैल्यू को क्या पुट करेंगे? अगर मैं phi की वैल्यू को 2n पाई पुट करूं
इस वाले फॉर्मूले में. सो व्हाट यू विल गेट, जो हम नीचे लिख रहे हैं, विल राइट डाउन रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम. ये कौन सा केस है, व्हेन A1 इज नॉट इक्वल टू A2, मतलब दोनों ही रेज की इंटेंसिटी और उनका एम्पलीट्यूड जो है वो अनइक्वल है. सो इन दैट केस द रिजल्टेंट इंटेंसिटी maximum will be equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi, और phi की जगह क्या पुट करने, 2n pi. phi की जगह क्या पुट करने, 2n pi. Now for all the values of 2n pi, cos phi will be equal to plus 1. cos 2n pi हमेशा कितना आएगा, plus 1. So this will be I1 plus I2 plus 2 under root I1 root I2. I1 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ I1 का स्क्वायर, I2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, प्लस दिस विल बी 2 अंडर रूट I1 I2. This will be the value of resultant maximum intensity. So, and on the right hand side you may see that this is the identity of A square plus B square plus 2AB. So the resultant maximum intensity will be given by under root of I1 plus under root of I2 to the whole square. समझ में आया. सिमिलरली अगर हम मिनिमम की बात करें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब आपकी मिनिमम होगी, सो वहाँ पे हम पाई की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, हम पाई की जगह क्या पुट करेंगे, 2n plus 1 इंटू पाई. और ये वाली वैल्यू जब आप अपने गिवन फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करेंगे, इस वाली वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इधर. सो इन दैट केस व्हाट यू विल गेट, minimum resultant intensity which will be equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 into cos of 2n plus 1 pi. एंड cos of 2n plus 1 इंटू पाई की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, -1. वैल्यू पुट करो, सो आपको क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 -2 रूट I1 इंटू रूट I2. अगेन I1 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ I1 का स्क्वायर, I2 को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, एंड देयरफॉर योर मिनिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू रूट I1 माइनस रूट I2 टू द होल स्क्वायर. समझ में आई बात, ठीक है. सो यहाँ से हमने रिजल्टेंट मिनिमम इंटेंसिटी निकाली. और अगर आप इस स्पेशल केस की बात करें जहाँ पे दोनों ही रेस का इंटेंसिटी सेम था, सो इफ यू विल पुट I1 इज इक्वल टू I2 इन बोथ ऑफ दीज फॉर्मूला, जो हमारे पास I1 प्लस I2 की जो वैल्यू जो आई है, इसको आप इस वाले फॉर्मूले में भी पुट करो और इस वाले फॉर्मूले में भी पुट करो, द वैल्यू विच यू विल गेट विल बी हाउ मच. इस केस में तो आपके पास मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आएगी जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो 4i के ही बराबर आएगी. और इन दिस केस द रिजल्टेंट मिनिमम इंटेंसिटी विल बिकम इक्वल टू 0. कब, जब आपके दोनों ही रेस का इंटेंसिटी क्या आया, सेम. समझ में आएगी बात. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस सी the condition of path difference for constructive and destructive interference. Condition of path difference for constructive and destructive interference. So the relation between path difference and phase difference, relation between path difference delta x and phase difference delta phi, which you have to remember is delta x is equal to lambda upon 2 pi times delta phi. So for the case of constructive interference,
हमारे पास डेल्टा फाई की जनरल वैल्यूज़ क्या थी, 2n पाई। डेल्टा फाई की जनरल वैल्यूज़ क्या थी, 2n पाई, जिसको आपने बोला सेम फेज। सेम फेज, फॉर सच ए केस द पाथ डिफरेंस डेल्टा x विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई। 2 pi and 2 pi will cancel out on both the sides and delta x will be equal to n lambda. So whenever the path difference between the two waves is equal to the integral multiple of the wavelength, then the two waves will interfere constructively. दोनों कैसे बिहेव इंटरफेयर करेंगी, कंस्ट्रक्टिव मैनर में, एंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। Similarly, for the case of destructive interference, डेल्टा फाई की जनरल वैल्यूज क्या थी, 2n प्लस 1 इंटू पाई, 2n प्लस 1 इंटू पाई। सो इन दैट केस द पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई, एंड पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, देन यू विल बी लेफ्ट विद 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। सो द टू वेव्स विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली whenever the path difference is an odd multiple. 2n plus 1 कितना है, odd multiple. So the path difference is odd multiple of half wavelength. हाफ wavelength क्यों, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा बाई 2 आया। लैम्डा बाई 2 क्या है, हाफ wavelength। और अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखें तो वहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ था। ठीक है, सो इन सच a case where the path difference is an odd multiple of half wavelength, then you will get destructive interference.